नमस्कार। मैं अक्षय गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताइए अपना हाल चाल सारे लोग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं, उम्मीद ही नहीं विश्वास करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपको सीरियस होना है थोड़ा सा। अरे सीरियस नहीं मतलब कि बीमार नहीं होना है, मतलब पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सीरियस रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्तिष्क से पढ़ते रहिए, इंजॉय करते हुए पढ़िए। कोई टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, आज पी ब्लॉक के तत्व का ये पार्ट 11, पी ब्लॉक के तत्व का ये पार्ट 11 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। और इसके पहले 10 पार्ट आपको दिया जा चुका है, ये 11वां पार्ट है। पार्ट थोड़ा सा लंबा रहेगा, आप लोग परेशान ना होइए, बस पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, आपको टॉपिक सब क्लियर हो जाएगा, मेरा वादा है आपसे, और क्लियर भी हो रहा होगा सारे लोगों को। चलिए सारे लोग लाइव कनेक्ट हो जाइए, सारे लोग, कई सारे बच्चे लाइव कनेक्ट हो गए हैं। ऋतिक वर्मा जी हैं, जीके मौर्य जी हैं, सारे लोग लाइव आ जाओ। जल्दी से लाइव आ जाइए सारे लोग। चलिए आज की हम क्लास आपका स्टार्ट करते हैं। आइए, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विश्वास के साथ आज की क्लास हम फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल का जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था बच्चों, वो कहाँ तक का टॉपिक पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था HNO3 के गुण मैंने बताया, और भौतिक और रासायनिक, ये 2 गुण के बारे में मैंने आपको चर्चा की थी कल। आज इसके आगे का टॉपिक हमें पढ़ना है। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है HNO3 के उपयोग। HNO3 के उपयोग यानी नाइट्रिक अम्ल के क्या क्या उपयोग होते हैं, आज हमें इसी को पढ़ना है। सरल टॉपिक है, जल्दी जल्दी इसको हम निपटा लेते हैं, जल्दी जल्दी हम इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। आइए सारे लोग इसका ऑपरेशन करें जल्दी जल्दी। पहला जो इसका उपयोग है बच्चों वो ये है कि इसका प्रयोग प्रयोगशाला में, कहाँ पे? देखो, जैसे मान लीजिए आ गया नाइट्रिक अम्ल का उपयोग बताइए, तो एक तो ये हर चीज में डाल दिया करो, किसी भी चीज में कहीं भी कोई भी आ जाए, चाहे अमोनिया आए, चाहे नाइट्रिक अम्ल आए, चाहे फास्फोरस आए, कुछ भी आए, ये पहला डाल दिया करो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में किसमें? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। पहला इसका उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक ना। ये पहला यूज हो गया। दूसरा बच्चों इसका यूज ये है, देखिए कल मैंने आपको नाइट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण करवाया था नहीं करवाया था? बताइए, कल मैंने आपको नाइट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण करवाया था नहीं करवाया था? तो दूसरा उपयोग इसका ये है बच्चों, ऑक्सीकारक के रूप में। किसके रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में। और कल आपने रिएक्शन इसका किया था, कॉपर से क्रिया आपने कराई थी कल, याद होना चाहिए आपको ना। तो दूसरा इसका क्या उपयोग है बच्चों? दूसरा इसका उपयोग है ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। तीसरा बच्चों इसका उपयोग है, कल देखिए आपने नाइट्रीकरण भी करवाया था, याद कीजिए बेंजीन से। कल मैंने बेंजीन बनाया था ना, ऐसे बेंजीन बनाया था, फिर HNO3 लिया था नहीं लिया था? याद कीजिए आप लोग। तो इसका जो तीसरा उपयोग है बच्चों, जो इसका तीसरा यूज है वो क्या है बताइए? नाइट्रीकरण के रूप में। किसके रूप में? नाइट्रीकरण के रूप में। चलिए अगला यूज इसका हम देख लेते हैं बच्चों इसी के साथ। अगला जो इसका यूज है वो है रंग, यानी जो कलर होता है रंग, और इत्र। इत्र मतलब होता है ना सेंट जिसे कहते हैं, परफ्यूम, इत्र परफ्यूम, इसको बनाने में रंग, इत्र, और औषधियों को बनाने में। किसको बनाने में? औषधियों को बनाने में। रंग, इत्र, औषधियों को बनाने में। चलिए आगे का यूज हम देख लेते हैं इसका। अगला जो यूज है बच्चों वो है H2SO4 के निर्माण में। किसके निर्माण में? H2SO4 के निर्माण में। ये H2SO4 आपके सिलेबस में है, सल्फ्यूरिक अम्ल। हम इसको पढ़ाएंगे जब हम वर्ग 16 आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना, वहां पे इसको पढ़ना है। H2SO4 की एक विधि होती है संपर्क विधि, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, वहां पे हम पढ़ाएंगे इसको पूरा जो है ना, परेशान न होइए। तो H2SO4 के निर्माण में। चलिए अगला, जैसे उर्वरक बनाने में, क्या बनाने में बताइए? उर्वरक को बनाने में। उर्वरक खाद आप लोग जानते हो, सारे लोग जानते होंगे, ये सारी चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं होगी। उर्वरक बनाने में, उर्वरक क्या बनाने में बताइए? उर्वरक बनाने में। अगला इसका यूज है बच्चों विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक पदार्थ बनाने में। कौन सा पदार्थ बनाने में? विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक मतलब वही, अरे जो अभी परसों आपने दीपावली मनाया था नहीं मनाया था? घरों पे सारे लोगों ने दीप जलाया, इसके बाद पटाखे भी जलाए होंगे, कई सारे बच्चों ने किया होगा। तो वही विस्फोटक पदार्थ बनाने में।
कौन सा पदार्थ बनाने में बताइए? विस्फोटक पदार्थ बनाने में, यानी जो जिससे बारूद, गोला बारूद यही होता ना, अब जो भी होता है आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, सब जानते होंगे विस्फोटक पदार्थ। चलिए यकीनन, हालांकि दिवाली का एक पर्व था ही, दिवाली से पहले जान लीजिए ये महादिवाली था, जो परसों हम लोग सारे लोगों ने, जो भी लोगों ने मनाया इसको, यकीनन भारतीय इतिहास को गौरव करने वाला दिन था। लगभग 500 वर्षों का जो एक अंतराल था उसको पूरा हुआ और भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अच्छा दिन था। बस आपसे ये कहूँगा, भगवान राम यानी जो श्री राम थे वो भगवान राम कब बने? जो श्री राम थे वो भगवान राम कब बने? वो राम भगवान यानी जो श्री राम जी थे वो भगवान राम तब बने जब वो वनवास करने गए। जब वो 14 वर्ष का वनवास करने गए तब वो राम से भगवान राम कहलाए, तब वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। यकीन मानिए, अगर ये 14 वर्ष वो वनवास ना करते, अगर वो 14 वर्ष वनवास में जाकर रावण का वध ना करते, बुराई पर अच्छाई की जीत ना करते, तो उन्हें न दुनिया जानती और ना वही वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाते। कहने का मेरा एक उद्देश्य बस केवल इतना सा है कि राम जो कि एक अच्छे पुत्र साबित हुए, राम जो कि एक अच्छे पति साबित हुए, राम जो कि एक अच्छे पिता साबित हुए, राम जो कि एक अच्छे राजा साबित हुए, वो राम जिन्होंने अपना सारा सुख त्याग करके 14 वर्षों का वनवास किया। चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र थे राम, यानी महाराज चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र थे। चाहते राम, दशरथ कह रहे थे कि राम तुम मत जाओ, लेकिन राम जी ने जिद करके प्रतिज्ञा जो पिता का था उसको पूरा किया, 14 वर्ष वनवास गए, सारे सुखों को उन्होंने त्याग किया और त्याग करके वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। कहने का बच्चों मेरा बस इतना सही उद्देश्य है कि जीवन में समस्याएं आएंगी, उसका संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अगर आप उस समस्या का संघर्ष नहीं करेंगे तो यकीनन आप लाइफ को तब आप नहीं जिएंगे, तब आप लाइफ काटेंगे, लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे। जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोटा सा ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, लाइट चली गई, आप पढ़ रहे हो, आपकी लाइट क्या हो गई? चली गई। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कुछ होंगे जो बहाने बना लेंगे, अरे यार लाइट चली गई, हम कैसे पढ़ें, लाइट चली गई हम कैसे पढ़ें। लेकिन कुछ जज्बात वाले बच्चे होंगे जो हिम्मत रखेंगे, वो लाइट चली गई लेकिन तभी वो पढ़ेंगे, चाहे लालटेन जला कर पढ़ेंगे, किसी भी तरीके से वो पढ़ेंगे जो है, ठीक ना। मान लीजिए किसी का इन्वर्टर लगा था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए अगर कहीं इन्वर्टर आपका नहीं है, इन्वर्टर भी मान लीजिए डिम में चला गया, लाइट चली गई, लाइट नहीं है, आप कैसे पढ़ेंगे? तो वहाँ पे विकल्प होता है, वहाँ पे ऑप्शन होता है। अगर आप जिंदगी के 5 साल, यही आप जिंदगी के जो 5 ईयर्स हैं, 5 से 7 साल अगर आप जिंदगी के संघर्ष करके बिता दोगे, यकीन मानिए जिंदगी के 60 से 65 साल आप एंजॉय करके बिताओगे। और अगर यही 5 से 7 साल आपने एंजॉय कर लिया तो ये 60 से 65 साल फिर आपको संघर्ष ही करना पड़ेगा। तो भगवान राम से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं प्रेरणा से हमें क्या करना चाहिए? हमें आगे बढ़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जीवन में बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला है। संघर्ष करें और हम संघर्ष करके आगे बढ़े। और एक विश्वास ये जो हम लेकर चल रहे हैं कि 90% टारगेट होना चाहिए, इस बार एक टारगेट बनाइए और सारे लोग 90 तक अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। आइए इसी क्रम में फिर से हम स्टार्ट करते हैं क्लास को और सारे लोग अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक ना। जो हमसे हो सकेगा हम आपको देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आइए अब एक सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग मैं आपको बताने चल रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है, साथ में आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। अम्लराज हेडिंग डालेंगे सारे लोग, अम्लराज। उपयोग खत्म हुआ, अब उपयोग के बाद हेडिंग है आपका अम्लराज। अम्लराज बहुत इंपॉर्टेंट, इसका इंग्लिश जरूर लिख लेंगे। जो बच्चे मान लीजिए नोट्स भेजा गया था, देखिए आप लोग नोट्स भी रख कर सामने रखा करो। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक नोट्स में, जैसे क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें मैं समझा देता था, नोट्स में नहीं लिख पाया है, ठीक ना, तो आप लोग उसको थोड़ा सा मेंशन कर लिया करो। इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में और साथ साथ कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है। कंपटीशन अगर आप देंगे उसमें एक्वारेजिया के बारे में पूछा जाता है। एक्वारेजिया, अम्लराज। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अम्लराज के बारे में। उपयोग आपको समझ में आ गया होगा, हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है, उपयोग हमने समझा होगा अच्छे तरीके से, इसमें कोई कठिन नहीं है। चलिए इसको अच्छे से समझेंगे।
ये 1 है, ये रेशियो अनुपात, अनुपात पढ़े हो ना, अनुपात, अनुपात का चिन्ह है। देखिए दो दो अनुपात नहीं, मैंने अनुपात मैंने थोड़ा सा, 1 मिनट, 1:3, 1:3 हम लेते हैं, 1:3। ठीक, क्या 1:3 बच्चों, क्या 1:3? देखो 1 अनुपात रहेगा आपका HNO3, 1 अनुपात क्या रहेगा बताइए, HNO3, 1 अनुपात रहेगा HNO3 और 3 अनुपात रहेगा आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 माने क्या, नाइट्रिक अम्ल। यानी ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या आपका नाइट्रिक अम्ल। 1:HNO3, अब ध्यान समझना परिभाषा मेरी, 1:HNO3 और 3 HCl का जो मिश्रण होता है बच्चों, वही कहलाता है अम्लराज। वही क्या कहलाता है बताइए, वही कहलाता है अम्लराज। वही क्या कहलाता है बताइए, वही कहलाता है अम्लराज। 1:HNO3 और 3:HCl का जो मिश्रण होता है, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वही क्या कहलाता है बताइए, तो वही कहलाता है अम्लराज। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताएं, CC लिख सकते हैं आप, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप सारे लोग CC लिख दो। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसी के क्रम में आगे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है HNO3 का परीक्षण। HNO3 का परीक्षण, HNO3 का परीक्षण, अगला हमारा टॉपिक है HNO3 का परीक्षण, टेस्ट। कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे परीक्षण करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको नोट्स, अगर रफ फिगर नोट्स बनाना है तो आप रफ भी बना सकते हो नोट्स, ठीक ना। बाकी नोट्स आप जैसे कहेंगे, नोट्स ग्रुप में डाल भी दिया गया है, बच्चे पा भी गए हैं, और डेली हम आपको नोट्स दे भी दे रहे हैं। जैसे जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं उसका नोट्स भी हम आपको डेली ग्रुप में क्या कर दे रहे हैं, पोस्ट कर दे रहे हैं, जिससे आप नोट्स बनाते चले, ठीक ना। चलिए देखते हैं HNO3 का परीक्षण। देखिए पहला बच्चों परीक्षण ये है कि जो HNO3 होता है वो प्रोटीन के साथ, किसके साथ, प्रोटीन हमारे शरीर में होता है कि नहीं होता, और हम आपको प्रोटीन के बारे में पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे वहाँ पे प्रोटीन के बारे में अच्छे तरीके से बताएंगे। 21 एमिनो एसिड होता है, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ हम प्रोटीन के बारे में आपको बताएंगे, परेशान न हो। तो अब प्रोटीन आप जानते भी हैं सारे लोग। तो ये क्या होता है, ये जो HNO3 होता है वो प्रोटीन के साथ, किसके साथ बताइए, प्रोटीन के साथ। HNO3 प्रोटीन के साथ पीला रंग देता है। कैसा रंग देता है, पीला रंग देता है। देखो मैंने पीले रंग से ही थोड़ा सा लिख दिया जिससे आप समझ सको। HNO3 प्रोटीन के साथ कौन सा रंग देता है बताइए, पीला रंग देता है, पीला रंग देता है। जो HNO3 होता है किसके साथ, प्रोटीन्स के साथ कौन सा रंग देता है, पीला रंग देता है, ठीक ना। बताए, क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं, इसका दूसरा परीक्षण हम देखते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ सारा टॉपिक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा तो अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। दूसरा ये है कि ये जो बच्चों HNO3 होता है, ये HNO3, ठीक ना, ये जो HNO3 होता है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड, Ki। पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होता है बताइए, Ki होता है। HNO3 जो होता है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करता है, वो क्रिया करने के बाद आयोडीन को मुक्त करता है। किसको मुक्त करता है, आयोडीन, I2 को क्या करता है बताइए, मुक्त करता है। यानी इस I को क्या करता है, जब हम रिएक्शन कराएंगे या पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिए प्रश्नली में, उसमें HNO3 डालिए तो उसमें से क्या होगा, आयोडीन मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है बताइए, आयोडीन मुक्त होता है। और किस रंग का रहता है, तो आप कहेंगे सर वो नीले रंग का रहता है। किस रंग का रहता है, नीले रंग का रहता है। इस वजह से मैंने नीला रंग भी बना दिया है। तो जो HNO3 होता है वो किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या मुक्त करता है, आप कहेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ आयोडीन को मुक्त करता है। और ये आयोडीन किस रंग का होता है, तो ये आयोडीन नीले रंग का होता है। ये आयोडीन किस रंग का होता है, ये आयोडीन नीले रंग का होता है, ठीक। चलिए जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए प्रश्नली है, इस प्रश्नली में Ki है, इसमें हम क्या डालेंगे, HNO3 डाले। तो जैसे डालेंगे तो यहाँ से आयोडीन क्या होगा, आयोडीन मुक्त होगा। और किस रंग का आयोडीन रहेगा, नीले रंग का आयोडीन मुक्त होता है,
चलिए ठीक, आगे चलते हैं, आगे चले ना। चलिए फिर क्या होगा, ये जो होता है HNO3 बच्चों, ये क्या करता है, ये कॉपर के साथ क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करता है? कॉपर के साथ क्रिया करता है और भूरे रंग का गैस निकलता है। किस रंग का गैस? तो आप कहेंगे सर भूरे रंग का गैस। किस रंग का गैस? भूरे रंग का गैस निकलता है, भूरे रंग का गैस निकलता है। मान लीजिए जो अगर नोट्स में ये नहीं लिखा गया होगा तो आप लोग लिख लेंगे सारे लोग। अगर मान लीजिए नोट्स में ये नहीं लिखा है तो इसको लिख लेंगे कि जो HNO3 होता है वो कॉपर से क्या करता है, कॉपर से क्रिया करता है और कॉपर से क्रिया करके भूरे रंग की गैस निकलता है। किस रंग की? भूरे रंग की गैस निकलता है, भूरे रंग की गैस निकलता है। क्लियर? बताएं। इसी परीक्षण में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भूरा वलय परीक्षण, बहुत पूछा गया है। वलय परीक्षण, वलय परीक्षण कई बार पूछा गया है। हैंड डालेंगे वलय परीक्षण, रिंग टेस्ट इसको कहते हैं। रिंग टेस्ट कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम्स में आपके कि वलय परीक्षण क्या होता है, कई बार पूछा गया है। चलिए देखिए, ये जो HNO3 होता है बच्चों, HNO3 हम वलय परीक्षण पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो HNO3 होता है बच्चों, ये फेरस सल्फेट के साथ क्रिया करता है। किसके साथ? फेरस सल्फेट यानी FeSO4। ये जो HNO3 होता है वो फेरस सल्फेट के साथ क्रिया करता है और फेरस सल्फेट के साथ क्रिया करके ऐसे लिखेंगे, लिखिए आप लिखेंगे HNO3 फेरस सल्फेट के साथ क्या करके, क्रिया करके। HNO3 फेरस सल्फेट के साथ क्रिया करके, फेरस सल्फेट के साथ क्रिया करके भूरे रंग का, किस रंग का? भूरे रंग का, भूरे रंग का, भूरे रंग का क्या बनाता है? FeSO4 इंटू NO, FeSO4 इंटू NO यानी फेरस सल्फेट नाइट्राइड का निर्माण करता है। फेरस सल्फेट नाइट्राइड का निर्माण करता है और ये किस रंग का होता है? ये भूरे रंग का होता है। इस वजह से इसको वलय परीक्षण कहते हैं, इस वजह से इसको वलय परीक्षण कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, जो HNO3 होता है वो किसके साथ? फेरस सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? FeSO4 इंटू NO यानी फेरस सल्फेट नाइट्राइड का निर्माण करता है, जो किस रंग का होता है? जो भूरे रंग का होता है। जो किस रंग का होता है बताइए? जो भूरे रंग का होता है। अब देखो इसको, मैं आपको इसको डिटेल थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक ना, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा एक मिनट इधर देख लीजिए, एक मिनट के लिए माइंड को अपना इधर कंसंट्रेट कीजिए। देखिए क्या होता है बच्चों, ये मान लीजिए हमारा परखनली टाइप का है, टेस्ट ट्यूबर है, ठीक ना। क्या होगा, हालांकि परखनली नहीं है, परखनली ऐसे बनता है, इसको हम परखनली नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूबर कहते हैं, ठीक ना। क्या होता है कि इसमें हम क्या डालेंगे? इसमें हम डालेंगे बच्चों, देखो इसमें हम डालते हैं फेरस सल्फेट FeSO4, ये डाला। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम डाल देंगे बच्चों HNO3। क्या डालेंगे बताइए? HNO3। जैसे हमने इसमें इसको डाला, क्या होगा? भूरे रंग का एक छल्ला नुमा ऐसे ऐसे गैस निकलता रहेगा। किस रंग का बताइए? भूरे रंग का एक गैस निकलता रहता है। इसी को कहते हैं भूरा वलय परीक्षण। इसी को कहते हैं क्या? भूरा वलय परीक्षण। और ये गैस में क्या रहेगा? ये गैस जो रहता है वो FeSO4 इंटू NO का मिश्रण रहता है। FeSO4 NO का क्या रहता है? मिश्रण रहता है। किस रंग का? आप कहेंगे सर भूरे रंग का मिश्रण रहता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए वलय रूप में निकलता है, छल्ले, अंगूठी कुछ ऐसे तो रहता है छल्ला, तो ऐसे निकलता है, इस वजह से इसको हम वलय परीक्षण कहते हैं। बस समझ में आ रहा ना? कुछ अंगूठी रूप में, छल्ले के रूप में ऐसे धुआं निकलता रहता है, इसी वजह से इसको हम वलय कहते हैं, वलय। बस समझ में आया कि नहीं बता? बस समझ में आ रहा है कि नहीं बता? क्लियर हो रहा है? एक बार हाँ ना में कमेंट कर दीजिए, CC लिख दीजिए भैया एक बार। हमें भी टॉनिक की जरूरत रहती है CC की। आपका यही CC हमारा टॉनिक होता है। अरे वो वाला नहीं CC यार, नहीं तो उल्टा समझने लोगो। हाँ चलिए
तो ये तो भैया क्या थे, टेस्ट थे। ये हो गए HNO3 का परीक्षण। ये क्या हो गया बताइए, परीक्षण। और इसमें वलय परीक्षण ध्यान दिए रहिएगा और अम्लराज ध्यान दिए रहिएगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्लराज वलय परीक्षण। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया होगा। अगली हेडिंग है HNO3 की संरचना। HNO3 की संरचना, और ये संरचना मैंने 11th में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, कैसे क्या होता है संरचना मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। और उम्मीद करता हूँ ये संरचना आप अच्छे तरीके से बना भी लेंगे। हालांकि मैं कल संरचना बना दे रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं वो संरचना केवल क्या करेंगे, देख लेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। यही होता है HNO3 की संरचना, यही होता है HNO3 की संरचना, ऐसे ही बनता है, ठीक ना। अब क्यों ऐसे बनता है ये सारी चीज़ें बच्चों, अब यहाँ पे टाइम नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि ये संयोजकता चैप्टर में था, मैंने अच्छे तरीके से बताया था संरचना बनाना बच्चों को जो पढ़े हैं, ठीक ना। आप खाली इसको ऐसे देख लेंगे, डिजाइन ऐसे है, OH है, O है, N है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये उपसर्जनी बंद है। एक सारे लोग पढ़े हो यार, इसमें क्या करने की बात है। जितने लोग जुड़े हैं, क्या 11th में मान लीजिए कोई हम कोचिंग यहाँ नहीं पढ़ते थे, इसको में भी पढ़े हो गए आप लोग, सारे लोग पढ़े हो, इसमें कोई वो बात नहीं है कि सारे लोग नहीं पढ़े हैं, सब जानते सब बना ले जाएंगे। 12th में आप हो तो 11th की चीज़ें तो आप बना ही ले जाएंगे। बताइए, तो बच्चों HNO3 आपका क्या हो गया बताइए, खत्म हो गया। HNO3 आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं क्या, ओस्टवार्ड वेद आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, फिर अम्लराज अच्छे से पढ़ना है, फिर भूरा वलय परीक्षण पढ़ना है। वलय परीक्षण जो मैंने आपको पढ़ा है, ये 3 चीज पढ़ लीजिएगा। HNO3 से अगर पूछा जाता है तो यही 3 चीजें पूछी जाती हैं। और HNO3 का आप ऑक्सीकरण पढ़ लीजिएगा, HNO3 के ऑक्सीकरण गुण, HNO3 के ऑक्सीकरण गुण जो मैंने कल रासायनिक गुण में आपको पढ़ाया है, HNO3 का ऑक्सीकरण गुण आप उसको पढ़ लीजिएगा। पूछा गया है कि नाइट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण गुण बताइए, नाइट्रिक अम्ल के ऑक्सीकरण गुण लिखिए। इस जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, ये सब आपको हूबहू पेपर में मिलेगा, यकीन मानिए। जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सब आपके पेपर में, आपके एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। तो वहां पे आप जब पेपर देकर आएंगे तो एक हंसी के साथ, एक खुशी के साथ जब आप आएंगे, जब वहाँ पे आप बैठेंगे तो यकीन मानिए आपको ये लगेगा हाँ जैसे हमने पूरा सैंपल पेपर गुरुजी ने जैसे पढ़ाया था सेम टू सेम ही मिल रहा है। और एग्जाम के 10-15 दिन पहले हम आपको सैंपल पेपर एक ऐसा देंगे जिसमें लगभग क्वेश्चन हमारे मिल जाते हैं, हर साल मिल जाते हैं। हम आपको जो सैंपल पेपर देंगे एग्जाम के 15 दिन पहले, उसमें पूरा लगभग जितने क्वेश्चन हम बता देते हैं उसी में से क्वेश्चन फंस जाते हैं। और विगत कई वर्षों का जो ईश्वर की जो कृपा रही है, यहाँ तक कि न्यूमेरिकल, कोई कहता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं मिलते, हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेम वैल्यू में मिल गए थे। सेम वैल्यू मतलब क्या है, जो अंक मैंने बताया था, जो अंक मैंने बताया था रासायनिक बलगठकी का क्वेश्चन था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन मिला था जो है। यहाँ तक के क्वेश्चन हमारे मिल जाते हैं जो हर साल मिलते हैं। और बस ईश्वर की कृपा है, इस साल भी मिलेगा। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, जो हम पढ़ा दे रहे हैं बस वही को, उसी को पढ़िए, उसी को ध्यान में रखिए और फालतू इधर उधर की बातों को ध्यान में मत रखिएगा। चलिए, न्यूमेरिकल तक के क्वेश्चन फंस जाते हैं तो और सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। इसलिए देखिए, जब मैं आपको नोट्स भेज रहा था तो नोट्स जब आपका खत्म हो जाता था चैप्टर, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी भेज देता था। जो क्वेश्चन आए रहते थे बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आपके नोट्स से ही मैच कर रहे थे, ठीक ना। तो परेशान ना होइए, जब इसका भी वीडियो खत्म होगा हम आपको क्वेश्चन भी दिखा देंगे क्या पूछा गया था इस बार। चलिए अब नए टॉपिक पर चलते हैं। और नया जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है फास्फोरस। वो क्या है बताइए, फास्फोरस। फास्फोरस जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या बताइए, फास्फोरस। हेड डालेंगे फास्फोरस। चलिए तब तक एक शायरी सुन लीजिए, फिर फास्फोरस के बारे में चर्चा करते हैं। हंसते हुए खेलते हुए पढ़ें, माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए 1 मिनट के लिए। शायरी ये है कि हमारी तमन्ना क्यों करो तुम, हमारी तमन्ना क्यों करो तुम, अरे तुम्हारी तमन्ना क्यों करें हम, हमारी तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी तमन्ना क्यों करें हम। अरे राम है जब हमारे द्वारे, भगवान राम है जब हमारे द्वारे, तो फिर दुनिया की तमन्ना क्यों करें हम, तो फिर दुनिया की तमन्ना क्यों करें हम, तो फिर दुनिया की तमन्ना क्यों करें हम। आइए इसी के साथ अब हम फास्फोरस स्टार्ट करते हैं। चलिए, फास्फोरस, इसको इंग्लिश में लिखना है जिससे आप समझो अच्छे से। फास्फोरस। अगर आप कभी शमशान घाट गए हो रात 12 बजे, हालांकि रात 12 बजे कोई नहीं जाएगा, भूत का इलाका रहता है। अरे भूत का नहीं रहता, डर के बारे यहाँ दिन में हालत खराब हो जाती है तो रात की बात ही छोड़िए जो है।
तो अगर आप रात 12 बजे कभी नसीब हो, अरे नसीब नहीं यार, ऐसी भी आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, मतलब अगर आपको कभी एक्सपेरिमेंट करना है, हमारी बात ये है जो है, ठीक ना। हाँ, आप ये मत समझेंगे कि गुरुजी हमको शमशान घाट भेजे ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कभी एक्सपेरिमेंट करना होगा, कभी आपको मौका मिलेगा, अगर मान लीजिए कभी आप वैज्ञानिक बनते हैं, कभी साइंटिस्ट बनते हैं, तब आप जाइएगा। देखिए वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो जाते हैं, वो डरते कहीं नहीं है, वो सब जगह जाते हैं क्योंकि उनको रिसर्च करना होता है। चलिए हाँ, तो आपको ये नहीं करें जाइए। हालांकि अगर कभी आप 12 बजे 1 बजे रात को कभी आप जाएंगे शमशान घाट में, तो देखेंगे आप वहाँ पे कि वहाँ पर शमशान घाट से हरे रंग की, किस रंग की बताइए, हरे रंग की हमेशा लाइट निकलती रहती है। वहाँ शमशान घाट पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जहाँ पे जो बॉडी जहाँ पे जल जाती है, वहाँ जो हड्डी रहती है उस हड्डी से हरे हरे रंग की कभी कभी लाइट निकलती रहती है, कभी कभी क्या अक्सर लाइट निकलती रहती है उस शमशान घाट पर जब आप जाएंगे जो है। क्यों ऐसा होता है जानते हैं? अब उसके पीछे का रीजन जानो। और लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं भूत है, चुड़ैल है, आत्मा जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन देखिए क्या होता है। अब आज आप उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन समझ लीजिए ऐसा होता क्यों है। देखिए बच्चों, क्या होता है कि हमारी हड्डी जो होती है वो तुरंत नहीं गलती है। आप जानते हो हड्डियां मजबूत होती हैं, वो तुरंत नहीं गलती हैं, ठीक ना, हड्डियां तुरंत नहीं गलती हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा हड्डी पड़ा हुआ है, ये बोन है हमारा, ठीक ना, मान लीजिए हड्डी नहीं जला पूरी तरीके से, बोन पड़ा हुआ, और शमशान घाट में एक दिन पता नहीं कितने बॉडी जलते रहते हैं। एक बॉडी तो जलती नहीं है, पता नहीं कितने बॉडी शमशान घाट में जलते हैं। क्या होगा, जैसे बहुत सारी हड्डियां हैं, अब हड्डियां पड़ी हुई हैं वहाँ पे, क्या हुआ, जैसे मान लीजिए रात का प्रकाश है, तारों का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, जब इस हड्डी में गिरता है, जब वो प्रकाश इस हड्डी पर आता है तो क्या होता है, इस हड्डी में हमारा फास्फोरस पाया जाता है। हड्डी में क्या पाया जाता है बताइए, फास्फोरस। हड्डी में क्या पाया जाएगा, आप कहोगे सर हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है, हड्डी में क्या पाया जाता है बताइए, फास्फोरस। तो जैसे प्रकाश इस हड्डी पर गिरा और इस हड्डी में क्या पाया गया बताइए, फास्फोरस पाया गया, और फास्फोरस जो होता है प्रकाश से तुरंत क्रिया कर लेता है। फास्फोरस प्रकाश से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके हरे रंग की लाइट क्या करने लगता है, उत्पन्न करने लगता है। फास्फोरस प्रकाश से तुरंत क्रिया करता है, जान लीजिए, अभी हम उसका अर्थ बताएंगे आपको फास्फोरस का अर्थ। फास्फोरस हड्डी से तुरंत क्रिया करता है, प्रकाश से तुरंत क्रिया करता है, क्रिया करके किस रंग की लाइट उत्पन्न करने लगता है, हरे रंग की लाइट उत्पन्न करने लगता है। और हम कहते हैं कि चुड़ैल जा रही है, आत्मा जा रहा है, भूत जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। हाँ, ऐसी कोई भी बातें नहीं होती है, बस खाली फास्फोरस क्रिया करता है प्रकाश से, हरे रंग की लाइट उत्पन्न होती है। आप ये जानेंगे आप बात से। चलिए, तो फास्फोरस का थोड़ा सा हम इतिहास देख लेते हैं बच्चों। तो ये तो फास्फोरस की एक चर्चा थी। फास्फोरस के इतिहास बच्चों ये है कि जो हमारा फास्फोरस होता है, फास मतलब होता है लाइट, फास मतलब होता है लाइट, फास मतलब क्या होता है बताइए, लाइट। और फोरस मतलब होता है बच्चों, फोरस, सॉरी क्या हो गया भाई, चलो देखो, फास मतलब होता है लाइट, फास मतलब क्या होता है बताइए, लाइट होता है। और फोरस मतलब होता है, फोरस मतलब होता है कैरी। फोरस मतलब क्या होता है बताइए, कैरी, यानी प्रकाश को ले जाने वाला ही फास्फोरस कहलाता है। जो प्रकाश को ले जाए वो फास्फोरस कहलाता है। इसी वजह से फास्फोरस का शाब्दिक अर्थ है लाइट कैरी। फास्फोरस का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, लाइट कैरी, लाइट कैरी यानी प्रकाश को ले जाने वाला। अब आप समझ सकते हो कि प्रकाश से कितनी तेज रिएक्शन करता है, इसी वजह से हरे रंग की लाइट उत्पन्न होती है, बाकी और कोई चीजें नहीं रहती उसमें, ठीक ना। चलिए, तो देखिए फास्फोरस की जो खोज हुआ था वो 1669 ईस्वी में, कितने में, 1669 ईस्वी में ब्रॉन्ड ने किया था। किसने किया था बताइए, ब्रॉन्ड ने किया था। 1669 ईस्वी में फास्फोरस की खोज किसने किया था बताइए, ब्रॉन्ड ने किया था, ब्रॉन्ड ने किया था। और 1717 ईस्वी में, कितने में, 1717 ईस्वी में इसको हड्डियों के राख से प्राप्त किया गया। अभी मैंने जो बताया 1717 ईस्वी में, पहले देखो 1669 ईस्वी में ब्रॉन्ड ने इसकी खोज किया, ठीक ना। अब देखो 1717 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सीले, जिनका क्या नाम था, सीले। इन सीले साहब ने क्या किया, इसको हड्डी के राख से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था बताइए, हड्डी की राख। उन्होंने बताया कि हड्डी की राख में क्या पाया जाता है, हड्डी की राखों में फास्फोरस पाया जाता है। हड्डी की राखों में क्या पाया जाता है बताइए, फास्फोरस पाया जाता है।
बताएं, क्लियर ना? सीसी है, बताएं, क्लियर हुआ? चलिए देखिए, आपका मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूं जो कल आप लोगों ने कमेंट्स किया था। प्रदीप कुमार जी का कमेंट है, नाइस वीडियो सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबी दुबे, नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति पी सिंह, सर ग्रुप में पी ब्लॉक का नोट्स भेज दीजिए, थैंक्स सर। देखिए नोट्स बेटा कई बार ग्रुप में जा चुका है, नोट्स जो है हमने कई बार ग्रुप में भेज दिया है। जो पर डेली हम जो है जितना मतलब कि वीडियो दे देते हैं उसका हम डेली नोट्स भी डाल देते हैं, लेकिन पूरे नोट्स के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जब हमारा पी ब्लॉक का वर्क 15 खत्म हो जाएगा, ध्यान देंगे सारे लोग, जब हमारा पी ब्लॉक का वर्क 15 केवल खत्म हो जाएगा, हम एक बार फिर से नोट्स दे देंगे पूरे वर्क 15 का, ठीक ना? पी ब्लॉक स्टार्टिंग, पी ब्लॉक का जो हमें स्टार्टिंग यानी वर्क 15 से स्टार्ट है, तो पी ब्लॉक का वर्क 15 का पूरा नोट्स जैसे पी ब्लॉक खत्म होगा, पी ब्लॉक सॉरी नहीं, जैसे वर्क 15 खत्म होगा हम तुरंत आपको वर्क 15 का नोट्स दे देंगे। क्योंकि अभी पी ब्लॉक तो बहुत चलेगा, 16, 17, 18 कई है, लेकिन एक एक वर्ग का हम अलग अलग पढ़ाएंगे, एक एक का नोट्स हम आपको पूरा दे देंगे सारे लोगों को, मान लीजिए जिनका बीच में छूट गया है, ठीक ना? अभी हम जितना पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स दे दे रहे हैं, उधर उतना नोट्स बनाते चले, बाकी थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, उसको बाद में बना लीजिएगा सारे लोग, ध्यान देंगे सारे लोग। वर्ग 15 जैसे खत्म होगा हम आपको नोट्स दे देंगे। चलिए प्रभाकर यादव जी का कमेंट है, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर यादव जी, बहुत अच्छी शायरी आपकी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमन तिवारी, वेरी नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी के मौर्य, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिव शंकर, ठीक सर, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, हाँ चलिए ठीक है, करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आप करेंगे तो आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक ना? चलिए अब देखिए फास्फोरस में उपस्थित के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फास्फोरस की उपस्थित के बारे में। फास्फोरस की उपस्थित, देखिए वीडियो लंबा हो जाता तो आप परेशान मत होया करिए, इसलिए बीच बीच में आपको जो एंटरटेनमेंट होता है कमेंट्स आपको दिखा देता हूँ। सारी जैसे ऑफलाइन क्लास में मैं सारी हमेशा आपको सुनाता था, वैसे सारी भी आपको सुनाता हूँ, तो आप परेशान मत होया करिए। चलिए वीडियो जिससे आपको बोरिंग ना लगे, और हमारे साथ कभी बोर नहीं होंगे, हमारा वादा है आपसे। हंसते हुए खेलते हुए पढ़िए, समझते हुए चलिए, और जो आपको प्रॉब्लम्स हो वो तुरंत कमेंट्स कीजिए, हम आपके कमेंट्स लेंगे। मान लीजिए देखिए लाइव चैट में अगर मान लीजिए हम आपको कमेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि लाइव चैट में अब दूर हमारा रहता है, संपर्क जो है थोड़ा सा इधर उधर रहता है, लेने में, चैटिंग लेने में, आपका कमेंट्स लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर हम आपका कमेंट्स लेंगे तो हम वीडियो में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए अपना कमेंट, तुरंत हम दूसरे दिन उसका सोल्यूशन आपका कर देंगे, ठीक ना? चलिए देखिए उपस्थित की बात करते हैं। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी बच्चों, एक बताया था, एक होता है मुक्त अवस्था और दूसरी होती है कौन सी अवस्था बताइए? संयुक्त अवस्था। इसको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैंने पी ब्लॉक स्टार्ट किया था, मुक्त अवस्था संयुक्त अवस्था। अब आप इसके बारे में हमसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि पढ़ाना हमें बहुत ज़्यादा है, बार बार अगर हम यही चीज़ें बताएंगे तो बोरिंग लगेगी। तो चलिए देखिए, मुक्त अवस्था संयुक्त अवस्था दो चीज़ होती है बच्चों। तो जो फास्फोरस होता है बच्चों, ये जो फास्फोरस होता है बच्चों, ये फास्फोरस सदैव संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में बताइए? फास्फोरस सदैव संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। फास्फोरस सदैव संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये मुक्त में पाया गया ना, ये तुरंत क्रिया कर लेगा, बहुत एक्टिव रहता है। इसी वजह से इसको हम किस में रखते हैं? इसी वजह से इन्हें हम संयुक्त अवस्था में रखते हैं। बताएं, क्लियर हुआ? देखिए प्रभाकर यादव जी के कमेंट से मुझे एक शायरी मुझे भी याद आ रही है कि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अमीरी होती है। किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अमीरी होती है। रहमतें तो बरसती हैं सिर्फ उन्हीं लोगों पर, रहमतें तो बरसती हैं सिर्फ उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में गुरुजनों की दुआ होती है, जिनके दामन में गुरुजनों की दुआ होती है। देखिए चैनल पर जितने लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हाँ, चैनल पर जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक ना? आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।